प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। इस माली साल के आगाज़ से ही हमको रुपया दबाव का शिकार नज़र आ रहा है और डॉलर के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो इंटरबैंक मार्केट में भी और ओपन मार्केट में 88 रुपये तक काम हो चुका है। ये तीसरा महीना है माली साल का और पहली तिमाही ख़त्म होने वाली है और उसमें हमने देखा है कि रुपया दबाव का शिकार है। उसकी वजूहत हमने कुछ पहले ही बताई थी कि इस माली साल में जो IMF से हमने कर्ज़ा लिया है उसकी भी कुछ हमको अदायगियाँ करनी हैं और इसके अलावा भी जो पुराने कर्ज़े हैं उनकी भी अदायगियाँ होनी हैं। तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर की हमको अदायगियाँ करनी हैं इस माली साल में और इसलिए भी रुपया दबाव का शिकार है। प्लस जो IMF का प्रोग्राम था जिसमें एक्सटेंशन हुकूमत ने मांगी थी 30 सितंबर तक, वो भी अब काफ़ी हद तक ये कैसा कहा जा सकता है कि पूरा नहीं होगा। ऐसे बयानात भी सामने आ चुके हैं वज़ीर ख़ज़ाना साहब के कि जो प्रोग्राम है उस पर मज़ीद बातचीत करना बेकार है क्योंकि जो अहदाफ रखे गए हैं वो हासिल करना अगले 2 हफ्ते में बहुत मुश्किल है। तो ये भी एक वजह है कि मार्केट में जो इंटरबैंक मार्केट है उसमें जो काम हो रहा है और इवन ओपन मार्केट में वहाँ पे रुपया कुछ प्रेशर का शिकार हमको नज़र आ रहा है। आगे क्या होगा और कितना इस माली साल में रुपया कमज़ोर पड़ सकता है इस पर हम बात करेंगे। हमको स्टूडियो में ज्वाइन किया है साइम अली ने जो इकोनॉमिस्ट हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। साइम बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू। साइम कुछ वजूहत तो मैंने बताई अपने नाज़रीन को। एक तो हमने देखा है कि इस साल अदायगियाँ काफ़ी होनी हैं और इसके अलावा जो IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है और जिसके बारे में ऐसे बयान भी सामने आ चुके हैं कि अब उसमें मज़ीद IMF से नेगोशिएट करना बेकार है। तो 30 सितंबर को भी डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो हालिया हमने देखा है रुपया प्रेशर में आया है वो जो तेल की अदायगी हमको करनी है, जो तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से नज़र आ रहा है। तो आप समझते हैं कि यही वजूहात हैं? बिल्कुल, आई थिंक अंडरलाइंग जो थीम्स नज़र आ रही हैं रुपी वीकनेस की वो यही हैं कि सबसे पहले हमारी एक्सटर्नल डेट पोजीशन जो है उससे प्रेशर आ रहा है रुपी के ऊपर। लार्ज पेमेंट्स हैं, तकरीबन 4.2 बिलियन डॉलर्स की रीपेमेंट्स हैं फ्रॉम जुलाई टू जून। सो ऑलरेडी इसी करंट फिस्कल ईयर के अंदर ऑलरेडी हम देख रहे हैं फर्स्ट 2 मंथ्स के अंदर काफ़ी मेजर रीपेमेंट्स ऑलरेडी हमने किए हैं। एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स हमारा ट्रेड बैलेंस बढ़ रहा है क्योंकि हमारी एनर्जी जो नीड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आज हम ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ऑन ऑयल इंपोर्ट्स वर्सेस इवन 2008 जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बड़ा सिवियर हुआ था। सो आज भी अगर आप देखें ऑयल की प्राइसेस अभी भी ऑन द हायर एंड पे हैं और अगर ये चढ़ती हैं फिर से मज़ीद $120 या $140 के करीब तो काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रेशर आ सकता है ऑन द रुपी। सो वो हमारी जो वीकनेसेस वनरेबिलिटीज़ हैं वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, शायद मज़ीद ख़राब हो गई हैं डिस्पाइट द रिफॉर्म जो हमने IMF प्रोग्राम के अंडर किए हैं। सो दैट्स व्हाई वी थिंक द रुपी विल कंटिन्यू डिप्रिशिएटिंग इन द मीडियम टर्म। एक और वजह रुपी डॉलर स्ट्रेंथ थी बट दैट वी सीइंग सॉर्ट ऑफ कम टू एन एंड। अब कुछ वीकनेस नज़र आ रही है डॉलर से। हो सकता है कि जो पेस ऑफ डिवैल्यूएशन है उस पर कुछ कमी आए बट ट्रेंड यही परसिस्ट करेगा, इस पे हम कोई चेंज नहीं देख रहे। अच्छा, स्टेट बैंक कह रहा है कि 2 बिलियन का करंट अकाउंट गैप होगा इस साल और प्लस आप एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स लगा लें। सो आई थिंक गैप विल बी अराउंड $3.5-4 बिलियन के करीब जो हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप बन रही है विदाउट द IMF प्रोग्राम। अच्छा, 88 रुपये का तो हमने लेवल ऑलरेडी देख लिया है। आप लोगों की क्या पेशेंगोई आपने करी है कि इस साल के आखिर तक यानी कि दिसंबर तक और फिर माली साल के आखिर में यानी कि जून अगले साल तक रुपया और डॉलर की पैरिटी कहाँ होगी? वो हमारी फोरकास्ट है कि 2011 के एंड पे क्लोजर टू 89 लेवल्स क्लोज करेगा एंड बाय जून नेक्स्ट ईयर क्लोजर टू 92 लेवल्स। 92 रुपये तक आप देख रहे हैं क्योंकि वी थिंक कि जनवरी में काफ़ी प्रेशर आ सकता है क्योंकि एक बड़ी लार्ज पेमेंट है $800 मिलियन की तकरीबन बन रही है जो हमने IMF को अदा करनी है फरवरी के अंदर। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं लेकिन साइम के चूँकि तो पेमेंट ऐसी है कि जो अगर हुकूमत को करनी है तो स्टेट बैंक से ही हो जाएगी और ज़ाहिर है कि इंटर बैंक मार्केट में और ओपन मार्केट में तो उसका कोई अमल दखल नहीं होगा। तो इस तरह से जो इंटर बैंक रेट है और ओपन मार्केट रेट है उस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए? जी नहीं, बट उससे पड़ता है इसलिए क्योंकि स्टेट बैंक एंड ऑफ द डे मार्केट्स में इंटरवीन करता है। सो अगर उसकी पोजीशन वीक होती है, उनके पास डॉलर रिजर्व्स कम होते हैं, सो दैट मींस लेस लाइकलीहुड ऑफ इंटरवेंशंस इन द मार्केट। सो स्टेट बैंक वाले लेकिन हमेशा यही कहते हुए नज़र आते हैं कि हम लोग जो है इंटरवीन नहीं करते हैं मार्केट में, ओपन मार्केट है। लेकिन हमने देखा है रिसेंटली भी जो 88 के बाद हमने देखा थोड़ा सा नीचे आया तो उसमें स्टेट बैंक की इंटरवेंशन थी। बिल्कुल एंड करता है। आई मीन सेंट्रल बैंक की इंटरवेंशन से नहीं रोकती है जो हमारी करंट एक्सचेंज रेट पॉलिसी है,
बट ये है कि इट हैज़ टू बी अ टेम्प्रेरी इंटरवेंशन इन द सेंस अगर सेल करते हैं डॉलर्स तो देन दे बाय बैक फ्रॉम द मार्केट वंस द मार्केट रिकवर्स। बट अभी जो हम सिचुएशन देख रहे हैं उसमें मार्केट रिकवर नहीं करी, सो डिस्पाइट द इंटरवेंशन जनरल ब्रॉड वीकनेस हम देख रहे हैं रुपी के अंदर, एंड दैट्स बिकॉज जो डिमांड एंड सप्लाई की गैप है इस वक्त मार्केट में तकरीबन 300 मिलियन के करीब है। सो दैट्स द जो हमारी इंपोर्ट पेमेंट्स और हमारी जो इनफ्लोज आ रहे हैं उसके दरमियान जो गैप बन रही है। सो दैट्स व्हाई वी हैव सीन के सेंट्रल बैंक हैज़ हैड टू इंटरवीन। सो अगर रिजर्व्स गिरते हैं तो उससे डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है ऑन योर इंटरबैंक मार्केट। एक तो इट लिमिट्स द सेंट्रल बैंक इंटरवेंशंस एंड सेकेंडली इससे जो है मार्केट सेंटिमेंट्स पे भी इम्पैक्ट आता है। सो मार्केट्स वंस द मार्केट स्टार्ट सीइंग वीकनेस इन द रुपी तो वो प्रीएम्प्ट जो है करते हैं एंड दे मूव देयर होल्डिंग्स टुवर्ड्स डॉलर या अदर करेंसी। दूसरी चीज़ एक और भी बड़ी अहम है और नाज़रीन को भी बताएं कि जैसे मैंने कहा कि इस माली साल के आगाज़ से हम रुपए को प्रेशर में देख रहे हैं, और साइम आप भी इस पे और रोशनी डालिएगा कि बावजूद इसके कि हमने एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड्स जो हैं वो आते हुए देखी हैं, इनकी एक्सपोर्ट्स अच्छी हुई हैं और अगस्त के नंबर्स भी आ गए हैं, वहाँ भी $2 बिलियन प्लस की हमने एक्सपोर्ट्स देखी हैं, प्लस रेमिटेंसेस काफ़ी अच्छा है, तो डॉलर का जो इनफ्लो है वो भी काफ़ी है। यानी कि अगर डिमांड है तो सप्लाई भी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद हमने डॉलर को अप्रिशिएट होते हुए देखा है, पाकिस्तान में रुपया कमज़ोर हुआ है। तो इसकी आप क्या समझते हैं, क्या वजह कि बावजूद इससे कि एक्सपोर्ट्स भी अच्छी हैं, रेमिटेंसेस भी आ रही हैं और इसके बारे में हुकूमत क्लेम भी कर रही है कि जी रेमिटेंसेस इतने हमने बढ़ा दी हैं, एक्सपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद रुपया प्रेशर में है? जी, क्योंकि डिस्पाइट द रिकॉर्ड रेमिटेंसेस एंड एवरीथिंग, आप देखें आपका ट्रेड डेफिसिट एक्चुअली तकरीबन $500 मिलियन से इंक्रीज़ हुआ है, and we're talking year on year basis. So compared to last year, अभी जो first 2 months हैं इसमें अभी भी हम देख रहे हैं कि there is generally import growth is very strong, export growth month on month actually decline कर रही है। So जो हमने देखे थे for instance जून में हमारे export के numbers थे $2.5 billion के in just the month of June. Currently I think 1.8 billion रह गए हैं in the month of August. सही। So and if that trend persists, so we'll probably see कि for the full year हमारी exports will be around $23.5 billion, maybe $24 billion at the best. So कुछ decline आ रहा है, जबकि हमारी import पे जो है अभी भी increase नज़र आ रहा है, and with the floods coming in I think most likely हमें food items and even cotton to some extent शायद import भी करनी पड़ जाए। So that's why I think generally State Bank भी कह रहे हैं $2 billion का current account deficit होगा versus a surplus last year, and our forecasts are also broadly in line with that. So hence we think there will be pressure on the rupee. And it will only accentuate as our debt repayments start. जी, मेरा अगला सवाल उसी तरफ था कि जो हमको बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी हैं और अगले साल फरवरी से शुरू हो रही हैं, तो उसमें अगर रुपया मज़ीद कमज़ोर पड़ता है तो उसका भी इम्पैक्ट मनफी होगा, क्योंकि हमको फिर उतना ही उस हिसाब से जो हमको डॉलर्स में कर्ज़े लिए हैं डॉलर्स में वापस करने हैं, तो उसके लिए हमको ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे। बिल्कुल, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, उससे महंगाई भी आती है, सो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है जनरली रुपी डिप्रिसिएशन का। सो एंड दैट्स व्हाई वी थिंक कि इट इज़ वेरी क्रिटिकल कि अभी से जो है सही डिसीजंस लिए जाएं। ऑल्टरनेटिव्स नीड टू बी सॉट एट दिस पॉइंट। अगर IMF से पैसे नहीं आएंगे तो दूसरी सोर्सेज क्या हैं? उसके लिए या तो हम यूरो बॉन्ड्स की बात कर रहे थे, वो भी डजंट लुक प्रैक्टिकल एट दिस स्टेज गिवन जो रिस्क अवर्जन है मार्केट्स में एंड जो रिस्क प्रीमियम पाकिस्तान को चार्ज कर रहे हैं। सो मे बी अ नॉन रेजिडेंट बॉन्ड वुड बी अ बेटर ऑप्शन। प्रॉब्ली 6% पे हम जो पाकिस्तानीज अब्रॉड हैं उनसे हम बोरो कर सकते हैं पैसे, जिस तरह इंडिया एंड चाइना बोरो करता है। लेकिन वो ऑप्शन तो आप बता रहे हैं, लेकिन हमको मालूम है कि बहुत से पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो वैसे ही पैसा अपना यहाँ भेजते हैं, क्योंकि उनको उससे भी ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल रहा है बहुत से बॉन्ड्स में। अगर आप देखें हुकूमत के जो अपने सेविंग स्कीम्स हैं, कौमी बचत स्कीम्स, उसमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर देखा जाए तो वहाँ से हमको पता है कि कुछ कॉर्पोरेट जो बॉन्ड्स इशू हुए हैं उस पर ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। तो फिर क्यों नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो यहाँ से बाहर बैठे हैं दूसरे मुल्कों में वो 6% पे हुकूमत को पैसा देंगे? देखिए, एक तो रिस्क होती है ऑन द रुपी इन्वेस्टमेंट्स, उस पर ऑफ कोर्स वो डॉलर रुपीस भी जो है एक रिस्क होती है। सो एक तो उससे बफर कर सकते हैं, एंड सेकेंडली जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान आती हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर
कंजम्पशन, जो उनकी इनकम होती है, जो वो द पार्ट दैट दे कंज्यूम दैट दे नॉट सेविंग, जो वो सेविंग्स कर रहे हैं वो उन्होंने वहाँ पे बैंक डिपॉजिट्स में रखे हुए हैं या इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, वो अभी तक हमने टैप नहीं किया। दैट सेगमेंट ऑफ आर ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो इनकम्स हैं वो हमने टैप नहीं किया हुआ अभी तक। सो मे बी दैट इज़ द सेगमेंट दैट वी कैन एक्टिवली ट्राई टू गेज, क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो इंटरेस्ट रेट्स हैं, सो दे नॉट गेटिंग एनी रिटर्न्स, एंड जो वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है इन दी स्टॉक मार्केट्स, इट माइट बी अ बेटर ऑप्शन। 6% रिटर्न वुड बी फैंटास्टिक अगर आप उनकी रुपी रिस्क भी हेज कर रहे हैं एक तरफ से। So I think it's a very attractive option, something we can work on. And secondly, we have to move towards privatization. अगर हम एक पूरी entity को privatize नहीं कर सकते, then maybe through IPOs in our stock market, we can maybe generate some flows in the market. ठीक है, अच्छा एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आके साइम एक और अहम चीज़ है कि जो जैसे मैंने कहा कि अब ऐसे ही बात देखी जा रही है कि ये जो प्रोग्राम IMF का था वो तो ख़त्म हो ही रहा है, नए प्रोग्राम के बारे में भी कहा जा रहा है कि फ़िलहाल नहीं लिया जाएगा। चलें ठीक है, अभी तो आपके रिजर्व्स 18 अरब डॉलर के हैं, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर अगले माली साल में तो इससे भी ज़्यादा पेमेंट्स हमको करनी होंगी। तो अगर इस साल हुकूमत ये कह रही है कि हमको मज़ीद IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, तो फिर अगले साल तक इतनी बेहतरी क्या वो अपनी मईशत में ले आएगी कि जो अगले माली साल में इससे भी ज़्यादा पेमेंट्स करनी होंगी हमको बैरूनी कर्ज़ों की, उसके लिए ये डॉलर्स कहाँ से आएंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम दोबारा खुश आमदीद। हम साइम अली से बात कर रहे हैं, इकॉनमिस्ट हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के, और जो इस वक्त रुपया अंडर प्रेशर नज़र आ रहा है उससे बात हो रही है, और जो बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियाँ हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। ये भी बयान सामने आए हैं कि ये प्रोग्राम तो ख़त्म हो ही गया और इस माली साल में किसी नए प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिज़र्व्स काफ़ी हैं, हमारे जो ज़रिए मुआवजा के ज़खायर हैं 18 अरब डॉलर तक के रिज़र्व्स हैं, तो फ़िलहाल परेशानी की बात नहीं है। चलें ठीक है, लेकिन अगले माली साल में क्या होगा जब हमको जो IMF की पेमेंट्स हैं और मज़ीद जो कर्ज़ हैं उनकी इससे भी इस माली साल से भी ज़्यादा पेमेंट्स करनी होंगी, तो फिर वो डॉलर्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि वो असल इलेक्शन का साल होगा, और फिर तो अगर आप उस साल भी वो इक़दाम नहीं लेंगे जिसकी ज़रूरत है, उसमें अगर हम एनर्जी तवानाई के बहरान की बात कर लें और बाकी जो बहरान है उसकी बात कर लें, तो उसका मतलब है कि अगले माली साल में भी कोई हालात बेहतर नहीं होंगे, क्योंकि वो तो इलेक्शन ईयर होगा और उस साल हमको और पेमेंट्स करनी होंगी। तो क्या उस साल भी हुकूमत IMF के प्रोग्राम की तरफ जाएगा, कैसे जाएगा, क्योंकि वो तो शर्त के साथ होगा, शराइत के साथ होगा। बिल्कुल, आई थिंक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनती जाएगी जितना डिले हम करेंगे। सो एंड गिवन द फैक्ट कि इस वक्त हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है, कोई वायबल प्लान बी नहीं है कि हम किस तरह सस्टेन कर सकते हैं अपने रिजर्व्स वंस द रीपेमेंट स्टार्ट। So I think it is going to be a very difficult situation, and इसीलिए मैं कहता हूँ alternatives के ऊपर at least focus करना चाहिए. Maybe if we move forward today, maybe we'll be able to privatize one of our bigger entities in the next 12 months or so. लेकिन निजकारी के लिए भी हालात साइम ऑफ समझे सही हैं, जो ग्लोबल हालात हमको नज़र आ रहे हैं। तो यूरोप में एक बहरान है, अमेरिका में बहरान है, तो इन्वेस्टमेंट अगर आएगी तो कहाँ से आएगी? निजकारी के लिए अगर हम कोई भी अपना इदारा सामने रखते हैं तो उस पर हमको कोई अच्छे पैसे मिल पाएंगे? बिल्कुल, एंड अगर आप देखें तो जो रिस्क वर्जन यूरोप एंड यूएस में हो रही है, ज़्यादातर पैसे इमर्जिंग एशिया के पास ही आएंगे. सो आई थिंक वी कैन एक्चुअली पोजिशन आवरसेल्व्स टू बी अ रिसिपिएंट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ दैट मनी इन्वेस्टमेंट जो आएगी एशिया की तरफ. एंड आई थिंक अगर आप OGDCL, PSO इन जैसी कंपनीज का करते हैं, IPO भी करते हैं 5% और समथिंग, देयर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड बोथ फ्रॉम द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड द लोकल इन्वेस्टर्स. लेकिन अभी OGDC के जो हमको मालूम है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स फ्लोट करने का आइडिया था, वो भी चूँकि वही रीज़न था, यूरोप में बहरान था, तो वो नाकाम रहा है. बिल्कुल, एंड दैट्स बिकॉज दे वर ट्राइंग टू लिस्ट इट ओवर देयर इन द लंदन स्टॉक एक्सचेंज. पर अगर यहाँ पे कोशिश करें थ्रू हेयर, देन मे बी दे माइट गेट सम बेटर लोकल मार्केट में. आप कह रहे हैं कि मज़ीद हमारी स्टॉक मार्केट, ताकि आप पोर्टफोलियो इनफ्लोज जनरेट कर सकें एटलीस्ट. सो बट यू नो आई डोंट सी एट दिस स्टेज, आई थिंक इट्स अनअवॉइडेबल. Probably Pakistan will have to go back to the IMF in 2013. या हम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाएंगे उनके पास, या हम मज़ीद लोन के लिए जाएंगे, बिकॉज इट्स नॉट फीजिबल एट दिस स्टेज. हमारी एक्सटर्नल पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम ये कर्जे वापस कर सकें. तो ये चीज़ तो हुकूमत को भी इसका अंदाज़ा है, हमारे वज़ीर ख़जाना साहब को अंदाज़ा है. फिर वो ऐसे स्टेटमेंट्स अगर सामने आए कि जो कह रहे हो कि फ़िलहाल तो चलें हमारी
बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला नहीं है, रिजर्व्स बहुत हैं, तो हमको IMF की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनको भी मालूम है कि उससे अगले साल इससे भी ज़्यादा पेमेंट्स हैं, तो फिर वो ऐसे कंप्लेसेंसी क्यों हमको नज़र आ रही है, आप समझते हैं? बिल्कुल, आई थिंक इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एंड द रीज़न आई थिंक इज़ कि दे ट्राइंग टू नेगोशिएट विद द IMF एंड दे डोंट वांट टू शो द कार्ड्स एट द स्टेज एज वेल। तो ये शायद नेगोशिएटिंग पोजीशन हो, पब्लिकली ये पोजीशन ले रहे हो, बट इंटरनली वी नो सिंस शौकत तरीन्स टाइम तब से ये नया प्रोग्राम रीनेगोशिएट कर रहे हैं। सो वी नो देव बीन वेरी एक्टिव इन डिस्कशंस एंड IMF इज ऑल्सो यू नो दिल प्रॉब्ली बी हैप्पी टू लेंड टू अस एज लॉन्ग एज हम रिफॉर्म्स पे कुछ प्रोग्रेस दिखाएं। अगर हम इसी तरह हमारी यही प्रोग्रेस रही तो देन आई डोंट सी हाउ जो IMF स्टाफ है वो जस्टिफाई कर सकता है टू देयर ओन बोर्ड कि हम पाकिस्तान को मजीद पैसे दे सकते हैं। हमारी डेट पोजीशन अनसस्टेनेबल है एट दिस पॉइंट। लेकिन सवाल तो फिर वही है ना साइम, कि अगर हम दोबारा भी जब भी IMF के पास जाएंगे और जिस तरह से ये प्रोग्राम में हमने डिलेज देखी हैं और पिछले 1 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया कि प्रोग्राम सस्पेंड है और हमारा अपना ही प्रोग्राम था जो हमने IMF के सामने रखा था, उस वो अपने ही वादे पूरे नहीं किए, तो फिर दोबारा हम IMF की तरफ जाएंगे तो वो मुश्किल होगी ना, पैसे कैसे मिलेंगे? बिल्कुल बहुत मुश्किल होगा। एंड रिमेंबर कि IMF इटसेल्फ इज़ मोर स्ट्रेच्ड नाउ। जो ग्रीस का बेल आउट करना पड़ा है एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ को भी देने पड़ रहे हैं पैसे। सो उनके पास भी फंड्स की जो है कुछ कमी हो सकती है। 700 बिलियन थे इनके पास 2008 में, उसका काफ़ी चंक जो है already utilized है। So given that situation, it will be very difficult for our policy makers to convince the IMF board कि वो हमें मज़ीद लोन दें। But I think वही है कि अगर हम reforms agenda follow through कर सकते हैं, then there's a very minute, very 1% chance आप कह लें probability कि we might get into a new IMF program. If not, तो देन वी अगेन इलेक्शन ईयर होने की वजह से 2013 में भी नहीं होगा, 2012 में तो हुकूमत खुद ही कह दिया कि जी हमें ज़रूरत नहीं है, 2013 में भी करना मुश्किल होगा। तो फिर इलेक्शंस के बाद जो नई हुकूमत आएगी उसके ऊपर ये फैसला चला जाएगा। बिल्कुल, आई थिंक दैट्स द आइडिया। ये गोइंग इनटू इलेक्शंस, आई डोंट थिंक ये गवर्नमेंट दिखाना चाह रही है कि दे स्टक विद द IMF। वो पॉलिटिकली शायद इतना इनके लिए पॉजिटिव ना हो, सो मे बी दैट्स वाई कुछ रिस्ट्रेंट है। बट also from the IMF staff itself, I think हम देख रहे हैं कि they don't want to play ball at this stage unless हम reforms दिखा सकें। So दोनों साइड से एक अनईजी सी एक एंडिंग हो रही है IMF प्रोग्राम की। इसकी repercussions काफ़ी severe हो सकती हैं, रेटिंग्स के ऊपर भी हमारे इसकी repercussions आ सकती हैं एंड मार्केट सेंटिमेंट्स तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं और काफ़ी वीक हो चुकी हैं। So we have to be careful. ठीक है साइम, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला आपने और प्रोग्राम में शिरकत की। साइम अली से हमारी बात हो रही थी, इकोनॉमिस्ट हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के, और जैसे कि साइम ने बताया कि इनकी जो फोकास्ट है इस साल के आखिर में यानी कि दिसंबर तक 89 रुपीज़ का डॉलर हो सकता है और इस माली साल के अख्ताम तक यानी कि जून 2012 तक 92 रुपये तक का भी रेट नज़र आ सकता है। इसके बाद जो अगला माली साल होगा वो मज़ीद टफ होगा क्योंकि उसमें मज़ीद पेमेंट्स जो हमारे बैरूनी कर्ज़े हैं IMF से या दूसरे मालियाती इदारों से जो लिए हैं उनकी इस माली साल से भी ज़्यादा पेमेंट्स हमको करनी होंगी, तो उसके लिए डॉलर्स कहाँ से आएंगे? फ़िलहाल तो हुकूमत आराम से ये बयान दे रही है कि हमारे पास बैलेंस पेमेंट की पोजीशन यानी कि रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमको IMF की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे अगले माली साल में क्या होगा, ये सवालिया निशान है, इसका जवाब हुकूमत को ही देना है। एक यहाँ पे हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, अपनी राय से हमको ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा email एड्रेस है 102@geo.tv। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।